हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 4 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, इसलिए सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं अपने पुराने सेगमेंट रिवीजन से। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको 1 मिनट में क्विकली रिवाइज करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। इसके अलावा अंतरिम बजट 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए 3 नए कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा हुई है। तमिलनाडु सरकार ने उंगलई लेथी उंगल ओरिल योजना की घोषणा की है। और भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जैसलमेर राजस्थान में मेगा सैन्य अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन 17 फरवरी से शुरू हो रहा है। और पीएस दिनेश कुमार को कर्नाटक हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। और भारत ने रक्षा सहयोग के लिए ओमान के साथ अभी समझौता किया है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने कलगनायर स्पोर्ट किट पहल शुरू की है, गांव में स्पोर्ट किट प्रोवाइड करने के लिए। 2024 के पेरिस ओलंपिक खेल के लिए मसाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा जी को चुना गया है। भारत के पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडल विजेता हैं ओलंपिक्स में। ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसकी पीडीएफ और क्विज बिल्कुल फ्री में वो आपको प्रोवाइड की जाती है। ये आपको मिलती है एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों वर्ल्ड कैंसर डे आज है, यानी 4 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस। कैंसर के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे आप सुने भी होंगे उनमें से कुछ, जैसे कि ब्लड कैंसर, इसके अलावा लीवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, अभी आपने रिसेंटली सुना सर्वाइकल कैंसर, जिसको लेकर के पूनम पांडे अवेयरनेस फैला रही थी। और वित्त मंत्रालय ने अभी जब बजट पेश किया था उसके लिए भी टीकाकरण की भी बात की थी। तो ये सभी जो कैंसर के टाइप हैं, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को। ठीक है, तो 4 फरवरी को देखो इस बार को जो मनाया जा रहा है उसकी थीम रखी गई है क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। 4 फरवरी 2000 से इसकी शुरुआत हुई है। पेरिस में न्यू मिलेनियम के लिए कैंसर खिलाफ एक सम्मेलन हुआ था सन 2000 में, तभी से इसकी शुरुआत की गई। और ये किसके द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है? तो आप बताएंगे इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल एसोसिएशन के द्वारा। अच्छा, ये तो हुआ विश्व कैंसर दिवस। अगर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के बारे में पूछा जाए तो आप 7 नवंबर बताएंगे। ये एक महत्वपूर्ण तिथि है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप 7 नवंबर का भी दिन याद रखेंगे। ठीक है, कैंसर बेसिकली है क्या? कैंसर कोशिकाओं के एक प्रकार से समझो अनकंट्रोलेबल तरीके से बढ़ना ही कैंसर है। जो कोशिकाएं होती है कैंसर केस में क्या होता है कि उसमें अनियंत्रित रूप से विकास होने लगता है और वो आगे कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है जी, आगे। और कैंसर लाइलाज बीमारी है, ऑब्वियस सी बात है। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने किसको भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की? तो दोस्तों भारत सरकार ने अब कर्पूरी ठाकुर के बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा कर दी है। तो इस बार का भारत रत्न इन दोनों को मिलेगा अभी तक के लिए, क्योंकि देखो भारत सरकार एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को दे सकती है। हालांकि ये बात कहीं लिखी नहीं गई है, लेकिन आज तक 3 लोगों से ज्यादा को एक बार में नहीं दिया गया है एक वर्ष के लिए। तो अभी देखो 2 लोग का तो अनाउंसमेंट हो चुका है, कर्पूरी ठाकुर जी का और लालकृष्ण आडवाणी जी का। अब आगे और अनाउंसमेंट नहीं होता है तो समझो इन्हीं दोनों को मिलेगा। ठीक है ना, कर्पूरी ठाकुर जी पर मैंने आपको वीडियो दी थी, उसी वीडियो में मैंने भारत रत्न के बारे में भी बताए थे बहुत सारे फैक्ट, आप उसको जरूर देखिएगा। इसके अलावा अब LK आडवाणी जी को भी मिल गया है। और ये बहुत अच्छा तरीका मुझे लगा कि देखो अभी क्योंकि भीड़ भाड़ भी बहुत सारी थी, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद फिर कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया। 2 दिन चर्चाएं चली, खूब अच्छे से उनके बारे में लोगों ने जाना, जनता को पता चला कर्पूरी ठाकुर थे कौन। फिर 26 जनवरी का इवेंट हुआ, वो हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद पद्म पुरस्कारों वगैरह की घोषणा हो गई। उसके बाद यहाँ LK आडवाणी जी की घोषणा की गई। तो अब इनके बारे में खबरें चलेंगी 2-3 दिन, तो यानी इनके बारे में अब जनता को पता चलेगा। तो इससे क्या होता है ना, देखो अगर उसी समय खुद सोचो कि अगर जो पद्म पुरस्कार दिए गए थे उसी समय अगर अनाउंस हो जाता कि चलो इस समय 2 लोगों को इस बार भारत रत्न, बाकी लोगों को पद्मश्री और इनको पद्म विभूषण, इनको पद्म भूषण मिलेगा,
तो फिर बहुत सारे नाम ऐसे दब जाते जो पद्म पुरस्कार थे, उनको आप जान ही नहीं पाते कि जो पद्म पुरस्कार विजेता थे कि वो कौन थे, क्योंकि भारत रत्न के आगे उनके नाम दब जाते। तो ऐसे में स्टेप बाय स्टेप करके अनाउंस करना, ये तरीका मुझे थोड़ा अच्छा लगा। आपका क्या राय है, आप बताइएगा जरूर। फिलहाल एल के आडवाणी जी के बारे में जानते हैं। ये भारतीय राजनीति के सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक रहे, बीजेपी के दिग्गज नेता, बीजेपी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक, और बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के दूसरे ये अध्यक्ष रहे। पहले अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी थे और सेकंड अध्यक्ष ये थे। अच्छा, ये देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बीजेपी के सेकंड लीडर भी बन गए हैं। आपको पता होगा इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मिल चुका है। भारत के उप प्रधानमंत्री भी ये रह चुके थे, भारत के गृह मंत्री पद पर भी ये रह चुके थे, और भी बहुत सारे मंत्रालय ये संभाल चुके थे। ठीक है, मतलब कि इससे पहले ये मंत्रालय संभाल चुके थे, अभी ये जिंदा है और इनको जीवंत दिया गया है। जबकि अभी कर्पूरी ठाकुर जी को जो मिला है वो मरणोपरांत उनको दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में मैंने आपको बताया था, 2 बार के बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। अच्छा, लाल कृष्ण आडवाणी जी सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी जो बटोरे हैं वो उनकी रथ यात्रा की वजह से बटोरे हैं। 1990 में इनकी रथ यात्रा भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसके बाद आपने देखा राम मंदिर का मुद्दा उठा, उसके बाद फिर अवेयरनेस फैली और अब राम मंदिर बन करके भी तैयार हो चुका है। ठीक है जी, तो इनको भी मिलेगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। अब देखो लास्ट के कुछ जो भारत रत्न हैं वो जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पर आप रिवाइज कर लो। वैसे तो ये 50वें प्राप्तकर्ता हैं भारत रत्न के। एक प्रकार से टेक्निकली बात करें तो इस सदी के यानी कि 21वीं सदी के जो प्राप्तकर्ता है उनको हम लोग रिकॉल कर रहे हैं। तो 2001 में लता मंगेशकर जी को मिला था, 2001 में ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला था, 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को मिला था। देखो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, आपसे ऐसे पूछ लेगा जनरली 2008 में किसको मिला था भारत रत्न। ठीक है, तो पंडित भीमसेन जोशी नाम याद रखना। फिर 2014 में मिला था CNR राव को, और 2014 में ही मिला था सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हैं और क्रिकेट से प्राप्त करने वाले भारत रत्न पहले खिलाड़ी हैं। अब पहले खिलाड़ी ओवरऑल भी है कह लो, ठीक है ना, क्रिकेटर ही नहीं, ओवरऑल खेल के क्षेत्र में पहले ये व्यक्ति विजेता है भारत रत्न के। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला था, 2015 में ही मदन मोहन मालवीय जी को मिला, 2019 में प्रणब मुखर्जी को, और 2019 में ही नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका जी को मिला था। कर्पूरी ठाकुर जी और लालकृष्ण आडवाणी जी को मिला 2024 में। ठीक है जी, आगे किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक रहे बनवारी लाल पुरोहित जी ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसके पीछे इन्होंने अपने निजी कारणों का हवाला दिया है कि निजी कारणों के चलते ये दिए हैं इस्तीफा। वैसे ये पंजाब और चंडीगढ़ के होने के अलावा भी इससे पहले तमिलनाडु, असम और मेघालय के भी ये गवर्नर रह चुके हैं। 3 बार के लोकसभा सांसद रहे हैं। भारत के सबसे पुराने जो अंग्रेजी अखबार आता है द हितवाद, उसके मैनेजिंग एडिटर भी रह चुके थे। तो अभी ये 2021 में पंजाब के 29वें राज्यपाल और चंडीगढ़ के 16वें प्रशासक के रूप में शपथ लिए थे। तो फिलहाल निजी कारणों के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है जी, बनवारी लाल पुरोहित ने। अब बात इस्तीफे और संन्यास की आई है तो कुछ प्रमुख इस्तीफे देख लेते हैं जो भी हाल फिलहाल में पिछले महीनों में दिए गए। तो देखो हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, क्लाउडाइन गे ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद से दिया, साक्षी मलिक कुश्ती महासंघ से, ये कुश्ती छोड़ने की बात की, कुश्ती महासंघ नहीं कहेंगे, कुश्ती छोड़ने की बात कही है, वहां से संन्यास ली है, एक टाइप से कुश्ती से संन्यास ली है। ठीक है, उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO पद से लिए, अनंत माहेश्वरी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए, दीपक पारेख ये HDFC बैंक के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिए, और किरण रिजिजू ये केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिए थे। तो पंजाब आया है, पंजाब के बारे में बात करें अगर तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी है और भगवंत मान आम आदमी पार्टी से यहाँ के CM हैं। 23 जिले हैं यहाँ पर, विधानसभा में 117 सीटें, लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 7 सीटें यहाँ से जाती हैं। झीलों की बात करें तो हरिके झील है, कांजी है, सुकना लेक है, हरिके वन्यजीव अभयारण्य भी यहाँ पर है, और बीर मोती बाग वन्यजीव अभयारण्य ये पूछा जाता है, इसको याद रखना, ये पंजाब में ही है। अगला, वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में पवन कुमार जी को वित्त मंत्रालय में नया मुख्य सलाहकार या कहे कि चीफ एडवाइजर नियुक्त किया गया है। ये है पवन कुमार, काफी एक्सपीरियंस्ड है और लेवल 17 तक ये पहुंच चुके हैं, जो कि सबसे टॉप लेवल होता है।
तो 1 फरवरी से अपना पद ग्रहण किए हैं वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के मुख्य सलाहकार के रूप में। ये भारतीय लेखा सेवक के 1992 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले ये एडिशनल चीफ एडवाइजर थे, अब ये चीफ एडवाइजर हो गए हैं। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। यहाँ पर कुछ और नियुक्तियां हुई हैं जो उनको हम लोग रिकॉल करेंगे। देखो मैं कंटेंट आपको बहुत दूंगा, आपको पढ़ना है। आप जो है जितना भी कंटेंट दिया जाए उसको अच्छे तरीके से कंज्यूम करो, टाइम टाइम पर रिवीजन करते रहो। ये सारी चीजें आपको पीडीएफ के रूप में भी प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप पीडीएफ से भी आप रिवीजन समय समय पर करते रहो। बहाना मत मानना बाद में कि भाई ये नहीं बताया गया, वो नहीं बताया गया। इतनी बार रिवीजन कराया जाता है कि नियुक्तियां हो, निधन हो, ये सारा चीज आपको रिवाइज हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर देखो अभी पीएस दिनेश कुमार जी को कर्नाटक हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अनिल कुमार लोहाटी जो कि रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, इनको ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जागृति कोटेचा को पेप्सिको इंडिया के सीईओ, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद को नौसेना संचालन का महानिदेशक, समीर कुमार सिन्हा जी को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक, अरुणा नायर का नाम याद रखना रेलवे बोर्ड की सचिव, और जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है, इनका भी नाम याद रखना। रघुराम अय्यर ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का नया सचिव नियुक्त किया गया है, महासचिव। विकासशील एडीबी के कार्यकारी निदेशक हैं, और संजीव खन्ना को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं करण अडानी को अडानी पोर्ट का नया एमडी नियुक्त किया गया है। अगला, हरियाणा में सूरज कुंड मेला का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो दोस्तों सूरज कुंड मेला का 37वां संस्करण शुरू हो चुका है और इसका उद्घाटन किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। 37वां सूरज कुंड मेला है। सूरज कुंड मेला बहुत ज्यादा फेमस है, फरीदाबाद हरियाणा में होता है सूरज कुंड ग्राउंड में, और इस बार भी वहीं हो रहा है। 2 फरवरी से शुरू हुआ है और 18 फरवरी तक चलेगा ये। इस बार का थीम स्टेट है गुजरात, ये याद रखना। इस बार का थीम स्टेट गुजरात है। पिछली बार 8 राज्यों को थीम स्टेट के रूप में चुना गया था, इस बार केवल 1 राज्य है, तो ये पूछा जाएगा। 1997 में इससे पहले गुजरात को थीम स्टेट चुना गया था, यानी कि थीम स्टेट ये दूसरी बार चुना गया है। ठीक है जी। बात आई है हरियाणा की। अब हरियाणा देखेंगे तो यहीं पर पंजाब की बात करिए भाई, अब हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ होती है। मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर बात करें झीलों की, तो एक झील का नाम आपको सूरज कुंड भी मिल जाएगा, जहां पर अभी मेला ये हो रहा है। नेशनल पार्क में सुल्तानपुर नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है, कलेसर नेशनल पार्क भी बहुत पूछा जाता है। 90 विधानसभा में सीट है, 22 जिले हैं, लोकसभा में 10 और राज्यसभा में 5 सीट यहां से जाती है। अगला, बजट 2024 में शीर्ष भारतीय सहायता प्राप्तकर्ता के रूप में अग्रणी देश कौन बना? जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि बजट जो दिया गया है इसमें आने वाले समय में एक एक पॉइंट मैं कर करके जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वहां वहां के सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा। तो यहाँ पर देखो बजट 2024-25 जो लॉन्च हुआ, एक्चुअली में जो अंतरिम बजट था, इसमें शीर्ष भारतीय सहायता प्राप्त करता है, यानी कि वो कौन सा देश है जो भारत की तरफ से सबसे ज्यादा सहायता पाएगा, तो वो देश है भूटान। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत हर साल अपने बजट में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है विदेशों को, खास करके जो अपने पड़ोसी कंट्री हैं या जो गरीब देश हैं उनको अनुदान के रूप में उनको लोन भी देता है, और उनको अनुदान के रूप में भी देता है, मतलब समझ लो एज ए गिफ्ट, जिसको रिटर्न ना करना हो। देखो एक बात होती है लोन, तो लोन अमाउंट जो होता है कि चलो इंटरेस्ट पर लौटाएंगे कभी न कभी, एक होता है अनुदान देना कि उनको गिफ्ट करना कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, इसको आपको लौटाना नहीं है, ये हम आपकी सहायता के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सहायता के लिए कितने देशों के लिए और किया गया है पैसा, ये लिस्ट है आपके सामने। भूटान इस बार सबसे ज्यादा प्राप्त करता है। भूटान के लिए 2398.97 करोड़ रुपए ये दिए जा रहे हैं, जिसमें से 1614.36 करोड़ लोन के रूप में इंक्लूड है, यानी कि इतने का लोन दिया जाएगा, बाकी जो होगा वो अनुदान के रूप में रहेगा। मालदीव को इस बार 770.9 करोड़ दिए जा रहे हैं। नेपाल को 650 करोड़, म्यांमार को 370, मॉरिशस को 330, अफगानिस्तान को 220, बांग्लादेश 130, श्रीलंका 60, ऐसे ऐसे करके और भी देश हैं। ठीक है, अब आपके मन में सबसे सिंपल का सवाल तुरंत आएगा कि भाई क्यों दे रहे हैं, क्या जरूरत है, और खास करके दे ही रहे हैं तो मालदीव को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली रिलेशन से बहुत ज्यादा खराब हुए हैं, तो ऐसे में भी मालदीव को क्यों दिया जा रहा है? तो देखो ये सरकार की पॉलिसी होती है। सरकार जो है, जो भी जो देश होते हैं वो अपने बजट में अपने से जो छोटे, जो कम इकोनॉमी वाले या कहे फ्रेंडली जो कंट्री होती हैं
उनसे रिलेशन के रूप में उनको सहायता देती हैं। ये सभी सरकारें करती हैं, पाकिस्तान जैसे देशों को छोड़ करके। तो अमेरिका वगैरह के भी बजट में देखने को मिलता है। तो अब ये पैसा जो है खर्च कहाँ किया जाता है? ये पैसा कभी कभी वहाँ के प्रोजेक्ट को बनाने में खर्च किया जाता है। जैसे आपने देखा मंग देगछू नाम से एक परियोजना है, याद रखना, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। मंग देगछू परियोजना जो है ये भारत ने बनाई भूटान में, और इसने सिविल इंजीनियर्स अवार्ड भी जीता था, ये भी क्वेश्चन बनेगा, बना भी है। तो भूटान में ये बनाया, तो इसमें भारत ने मदद की। ऐसे ऐसे और देशों में प्रोजेक्ट्स होते हैं। दूसरी चीज, अगर सैन्य सहायता चाहिए होती है, सैन्य सहायता करते हैं। अगर कोई आपदा आ जाती है तो आपदा में भी भारत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। तो ये सभी जो खर्चे होते हैं ना, ये यही बजट में जो अलॉट किए गए रहते हैं यहीं से होते हैं, क्योंकि सरकार अपनी जेब से 1 रुपए नहीं खर्च कर सकती। अगर केंद्र सरकार को खर्च करना है 1 रुपया भी, तो उसको ऑडिट रिपोर्ट में पूरा बाकायदे मेंशन करना होगा, संसद से अनुमति लेनी होगी, तभी वो 1 रुपए खर्च कर सकती है। ठीक है, लीगली। 2023-24 में अगर बात करें तो भारत सरकार ने विदेशी सरकारों को 6,541.79 करोड़ रुपए प्रदान किए। यहाँ संशोधित अनुमान इसलिए मैं बता रहा हूं, इसको भी ध्यान से सुन लो। यहाँ पर जो अलॉट किया गया है, इसका मतलब ये नहीं बस इतना ही खर्चा होगा, कभी कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। तो ज्यादा ही अक्सर केसेस में होता है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कोई आपदा आ गई तो भाई मदद तो करनी ही है, तो बढ़ चढ़ के मदद की जाती है। तब ये नहीं देखा जाता कि नहीं नहीं इनके लिए तो बस इतना ही बजट था तो इतना ही खर्च करेंगे, नहीं, बढ़ चढ़ के मदद की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर संशोधित अनुमान के अनुसार इतना खर्च हो गया, जिसमें अनुदान के रूप में हम लोगों ने 4,927 करोड़ दिए और लोन के रूप में 1,614 करोड़ रुपए दिए थे। इस बार के लिए हम लोग कितना खर्च करेंगे? 2024-25 का जो अंतरिम आया है, इसमें हम लोग अलॉट किए हैं 5,667 करोड़ रुपए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। देखो टाइम थोड़ा सा भले ज्यादा लिया मैंने, लेकिन आपको अगर एक बार समझ में आ जाएगा ना, तो आप कंफ्यूज नहीं रहोगे और दूसरों को भी समझा पाओगे। छपरा एक्सप्रेस भी अपनी आ गई है, आरआरबी एलपी बैच। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, हमसे पढ़ना चाहते हो कि लोको पायलट बने कैसे और सिलेक्शन तक जाना चाहते हो, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं लगातार फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पर कि कौन सा जोन भरें, कैसा भरें। तो इसके लिए भी देखो, अगर टाइम मिला तो आने वाले समय में आपको दूंगा वीडियो। और लेकिन उससे पहले मैं यही कहूंगा, जिसके पास जो भी सर्टिफिकेट्स की कमी है, जिनके थ्रू उनको आरक्षण मिल सकता है, अभी मौका है, उनको सबको कंप्लीट करा लो, बनवा लो, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करो। 19 फरवरी लास्ट डेट है, अभी फॉर्म मत फिलअप करना, थोड़ा रुक जाओ। जितने सर्टिफिकेट्स हैं उनको सबको कंप्लीट करा लो, उसके बाद बनवाओ, ठीक है ना, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना। और तब तक आपको वीडियो भी दे दी जाएगी, है ना। एसएससी कॉम्बो बैच भी आ चुका है, ये बैच तो स्टार्ट भी हो चुका है। और ये लोको पायलट बैच है, ये आपका इसमें क्लासेस 5 फरवरी से चलेंगी। एमजीटी ऐप पर दोनों बैच मिलेगा, एमजीटी ऐप से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी सहायता के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अगला, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों की बहाली और स्वदेशी वापसी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं, एक ट्रैक चाइल्ड पोर्टल और एक घर पोर्टल। तो ये दोनों पोर्टल जो है, ये बच्चों की बहाली और स्वदेशी वापसी के लिए लॉन्च किए गए हैं। मोटा मोटा तो यही है। अब देखो डिटेल क्या है। घर और ट्रैक चाइल्ड पोर्टल, ये दोनों पोर्टल के अलग अलग उद्देश्य हैं। जैसे अगर ट्रैक चाइल्ड पोर्टल की बात करें, तो इस पोर्टल के थ्रू देश भर में लापता और पाए गए जो बच्चे हैं, उन पर निगरानी रखी जाएगी और उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। मतलब जैसे क्या होता है कि कोई बच्चे खो गए होते हैं, या कभी कभी बच्चों की तस्करी होती है, तो ऐसे में इस पोर्टल के थ्रू उनको उनके घर तक पहुंचाने में मदद की जाएगी। दूसरा, घर गो होम एंड री यूनिट पोर्टल है। तो इस पोर्टल के थ्रू भी सेम ऐसा ही चीजें की जाएगी, लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी अपनी मन मर्जी से भी लोग भाग जाते हैं, है ना। तो उनको दोबारा से री यूनिट करने के लिए, अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार मदद करेगी, कन्विंस करेगी। परिवार वाले कभी कभी क्या होते हैं कि वो नहीं मान रहे होते हैं एक्सेप्ट करने से, है ना, बहुत सारे केसेस ऐसे हो जाते हैं। तो वहां पर सरकार जो है मीडिएटर के रूप में काम करेगी और दोबारा से रीयूनाइट करने में काम करेगी। साथ ही साथ बच्चों की देखभाल और संरक्षण में भी इस नियम के थ्रू ये यहाँ पर भारत सरकार मदद करेगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी जी। अगला, यहाँ पर कुछ और पोर्टल जो हैं पिछले दिनों में जो चर्चे में आए थे, उनको देख लो, रिवाइज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी अनुवादनी ऐप, ये तो पूछा जाएगा आपसे, ये पक्का पूछा जाएगा, अनुवादनी ऐप। और जब अगर पूछा जाए आपके किसी एग्जाम में, आकर के कमेंट में जरूर बता देना कि हाँ
आपने सर जरूर कहा था, ये पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुवादनी ऐप केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है, ये अनुवाद करता है एआई की मदद से। नमो नवमत दत्त पोर्टल, ये जेपी नड्डा ने लॉन्च किया था, हालांकि ये तो पार्टी की है, इसको तो छोड़ो। आवाम से आवाम के लिए पोर्टल जम्मू कश्मीर पुलिस ने लॉन्च किया था। पाट मित्रो ऐप भारतीय जूट निगम ने लॉन्च किया था। ग्राम पंचायत जीआईएस ऐप पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया। एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज, ये भी पूछा जाएगा आपसे, ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसे भी लॉन्च किया था। होली अयोध्या ऐप योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया था। अपार आईडी भी पूछा जाएगा, ये है वन स्टूडेंट वन आईडी, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ठीक है ना, वन स्टूडेंट ये आईडी है, और ये पूछा जाएगा आपसे अपार आईडी। सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल ने लॉन्च किया। समुद्र ऐप इनक्वाइस के नाविकों ने लॉन्च किया है, नाविकों के लिए। फ्लड वॉच ऐप, ये भी पूछा जाएगा, बाढ़ वगैरह की निगरानी के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया। राजमार्ग यात्रा ऐप, ये एनएचएआई के द्वारा लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला, यूपीआई सुविधा शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो ये बन गया है दोस्तों फ्रांस। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आए थे ना, जब प्रधानमंत्री मोदी ने उनको चाय पिलाई थी, उसके बाद यूपीआई से उनको पे करके दिखाया था कि देखो हमारे यहाँ चाय वाले के यहाँ भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, कितना अच्छा है, कैशलेस ट्रांजेक्शन, सबसे बढ़िया इको फ्रेंडली तो हम लोग हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति गए, तुरंत गए और कहे कि बस हमें अपने देश में इसे तुरंत लागू करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इंडिया का यूपीआई जो है इंटरनेशनल डेब्यू कर चुका है, और वो फ्रांस में किया है। आपने इससे पहले सुना होगा, मैंने भी कई बार वीडियोस में बताया हुआ है कि इतने देशों ने यूपीआई को जो है अपने देशों में शुरू करने की बात कही हुई है, शुरू करने वाला है या ऐड हो चुका है। तो वो सभी जो है उनसे साइन हो गया है, उनके लिए प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं, उनके लिए एल्गोरिदम वगैरह सब डिजाइन किए जा रहे हैं, लेकिन अभी लागू नहीं हो पाया था। लागू करने वाला मतलब पूरी तरीके से अप्लाई करने वाला पहला देश बन गया है फ्रांस, ठीक है ना। क्योंकि कई देश क्या है ना, वो कह रहे हैं कि भाई आपका यूपीआई जो टेक्नोलॉजी है वो आप टेक्नोलॉजी दे दो, हम उसी को अपने यहाँ दूसरे नाम से लॉन्च करेंगे और अपना स्वदेशी करेंगे। तो वहां पर अभी डेवलपमेंट पर बात चल रही है, अभी डेवलपमेंट प्रोग्रेस में है। यहाँ पर ये यूपीआई को ही लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू अब एफएल टावर का टिकट आप बुक कर पाओगे, यानी वहां पर ये भी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यूपीआई सुविधा शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश पूछा जाए तो आप फ्रांस बताएंगे। अब देखो 25 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे इमैनुअल मैक्रोन, आपको पता है भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी रहे थे, दिवस के इस बार के मुख्य अतिथि भी रहे थे इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है ना। छठे फ्रांसीसी लीडर बने थे ये गणतंत्र दिवस के अपने मुख्य अतिथि बनने वाले। यूपीआई की बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। 2016 में इसे लॉन्च किया था एनपीसीआई ने। आज तक अगर बात करें तो लगभग 15 देश इसको अपनाने पर बातचीत कर रहे हैं, और पहला देश हो गया शुरू करने वाला फ्रांस। आगे, हाल ही में नागेश ट्रॉफी 2023-24 किसने जीता? तो दोस्तों नागेश ट्रॉफी जीत लिया है कर्नाटक ने। कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को हरा करके नागेश ट्रॉफी जीती है। देखो नागेश ट्रॉफी जो होती है ना, ये दृष्टिबाधितों के लिए ट्रॉफी होती है, मतलब ऐसे व्यक्तियों के लिए ये ट्रॉफी होती है जो देखने में कम सक्षम होते हैं या अक्षम होते हैं एक प्रकार से, है ना। तो इनके लिए ये क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है। तो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 फॉर्मेट का ये क्रिकेट टूर्नामेंट है। आंध्र प्रदेश को कर्नाटक ने 9 विकेटों से हराया है। विजेता टीम को पुरस्कार राशि मिली है 1,04,000 रुपए। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे सुनील रमेश। अच्छा, नागेश ट्रॉफी जो है ये भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट एसोसिएशन के संस्थापक और समर्थनम ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी स्वर्गीय एसपी नागेश की स्मृति में इन्हीं के नाम पर आयोजित किया जाता है। तो ये है क्रिकेट से संबंधित नागेश ट्रॉफी, और वो भी दृष्टिबाधित क्रिकेट से संबंधित, ठीक है जी, याद रहेगा। क्रिकेट से संबंधित कुछ और भी ट्रॉफियां हैं, इनको रिकॉल कर लीजिए। जैसे रणजी ट्रॉफी होती है, इसको सौराष्ट्र ने जीता है इस बार। विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने जीता था। दिलीप ट्रॉफी 2023 साउथ जोन ने जीता है। और ईरानी कप, इसको शेष भारत ने जीता है। देखो ईरानी कप जो होता है ये रणजी ट्रॉफी विजेता और शेष भारत से होता है। तो रणजी ट्रॉफी विजेता जो भी रहेगा उसी का शेष भारत से एक मैच होगा और उसी मैच में विजेता चुन लिया जाएगा। तो इसीलिए इसमें शेष भारत अक्सर जीतता है और दूसरा टीम तो दूसरा होता ही है कोई। तो इस बार सौराष्ट्र और शेष भारत से था, लेकिन शेष भारत जीत गई, ठीक है जी।
नागेश ट्रॉफी कर्नाटक ने जीता है। पुरुष एशिया कप भारत ने जीता था 2023 में और महिला एशिया कप भी भारत ने जीता था। ओके, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लाइक करना आप भूल जाते हो। इतना अच्छा कंटेंट दिया जाता है, लाइक करना भूल जाओगे, सब्सक्राइब करना भूल जाओगे तो आगे की वीडियो कैसे मिलेगी। आगे, हाल ही में किसने डिजिटल मीडिया एडिटर जर्नलिस्ट एसोसिएशन महाराष्ट्र की ओर से महागौरव 2024 पुरस्कार प्राप्त किया? तो दोस्तों, डिजिटल मीडिया एडिटर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने अभी निखिल वाघ को दिया है महागौरव पुरस्कार। ये पुरस्कार महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार, इन्होंने प्रोवाइड किया है, इन्होंने प्रदान किया है और निखिल मुकुंद वाघ ये प्राप्त करता है। और दिया किसके द्वारा गया ये पुरस्कार? तो डिजिटल मीडिया एडिटर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा। वर्तमान में निखिल मुकुंद वाघ जो हैं ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में जनसंपर्क अधिकारी हैं और इनको जनसंपर्क के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला है इनके काम के लिए। ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और काफी कुछ नई जानकारियां भी मिली होंगी। आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम पर जाइए, फ्री में पीडीएफ आप इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वन लाइनर चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। देखो, व्हाट्सएप चैनल ना हमारे लिए आसान हो जाता है, कोई भी नई बात आती है, नई पोस्ट आती है तो मैं यहाँ पर तुरंत पोस्ट करके आपको तुरंत बता दिया करता हूँ। जैसे कल बनवारी लाल पुरोहित ने जब इस्तीफा दिया तो मैंने पोस्ट कर दिया था। भारत रत्न की जब अनाउंसमेंट हुआ लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया जाएगा तब मैंने पोस्ट कर दिया था। ऐसे जो भी मतलब रिसेंट के न्यूज होते हैं तुरंत मैं व्हाट्सएप चैनल पर आपको पोस्ट कर देता हूँ। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके ज्वाइन हो सकते हैं। फ्री है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए और इसका हिस्सा बनिए क्विक अपडेट का। इसके अलावा लास्ट डे के मैंने क्वेश्चंस में आपसे पूछा था कि किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी से 16वें वित्त आयोग की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 280 का 1। हाल ही में तमिलनाडु ने खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण किया? तो ये छठा संस्करण था। आज आपको क्या बताना है, भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है? इसके अलावा 2 फरवरी 2024 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या रखी गई? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। मैं मिलूंगा दोस्तों आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।